आप कार्यकर्ताओं में दिखा डर का माहौल। दीपक सिंगला के घर पर 18 घंटे तक ईडी की छापेमारी। जांच के दौरान 5 पेन ड्राइव और एक हार्ड डिस्क मंगवाई। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर में रेस्टोरेंट बार मालिक की हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बदला लेने के लिए वारदात को दिया अंजाम। केजरीवाल को दे देना चाहिए इस्तीफा। जेल से सरकार चलाना है चुनौतीपूर्ण। अपनी पत्नी के हाथ में सौंप सकते हैं सत्ता। ज्योतिनगर थाना में 10 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर। 7 लाख रुपए, मोबाइल और कीमती सामान हड़पने का आरोप। पार्टी डीलर को झूठे केस में फंसाने का है आरोप। दिल्ली की सड़कों का हाल बदहाल। खस्ता हालत सड़कें बनने से लोगों को हो रही है परेशानी। राहगीरों को आवागमन में हो रही है परेशानी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पूर्वी दिल्ली खास में और आपके साथ मैं हूं दुर्गा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पूर्वी दिल्ली की कुछ खास खबरों के साथ। आम आदमी पार्टी के पूर्व विश्वासनगर विधानसभा प्रत्याशी दीपक सिंगला के घर ईडी द्वारा बुधवार सुबह करीब 7 बजे से छानबीन की जा रही थी। आपको बता दें, ईडी ने सुबह 7 बजे से देर रात करीब 2 बजे तक पूछताछ के बाद वापस लौट गई। दीपक सिंगला के घर ईडी द्वारा छानबीन करीब 18 घंटे तक चली। छानबीन के दौरान ईडी ने तीसरी कार में करीब 5 पेन ड्राइव और एक हार्ड ड्राइव मंगवाई और इसी बीच दीपक सिंगला की माता का स्वास्थ्य भी खराब हुआ। ईडी की रेड के बाद से पूर्वी दिल्ली की आम आदमी पार्टी में एक डर का माहौल बन गया था। करीब 25 से 30 आप कार्यकर्ता सुबह से लेकर ईडी के वापस जाने तक दीपक सिंगला के घर के बाहर मौजूद रहे। ये जानकारी सीसीएन संवाददाता विवेक पठानिया ने मौके पर पहुंचकर जुटाई। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम को बड़ी सफलता मिली है। न्यू उस्मानपुर में मंगलवार देर रात गोलियां बरसाकर बार रेस्टोरेंट मालिक संजय की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों की पहचान सुमित उर्फ मोनू निवासी और दीपक उर्फ मोहित के रूप में हुई है। दरअसल मृतक संजय वारदात के समय बार बंद करके घर लौट रहे थे। रास्ते में बदमाशों ने गोलियां बरसा दी जो सिर, कंधे, हाथ और पेट में लगी। संजय को जगप्रवेश चंद्र अस्पताल ले जाया गया जहाँ संजय को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। क्राइम ब्रांच की टीम ने हत्यारों को जगप्रवेश अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया और उनके पास से इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद की गई। क्राइम ब्रांच के डीसीपी अमित गोयल के मुताबिक दोनों आरोपी पीड़ित के आसपास ही रहते थे और पीड़ित संजय से उनकी पर्सनल दुश्मनी थी। मृतक संजय को भी स्थानीय अपराधी बताया जा रहा है। आपसी दुश्मनी के चलते दोनों आरोपियों ने संजय को जान से मारने की प्लानिंग बनाई, फिर हत्या की योजना को अंजाम दिया गया। रात में 12 बजे के आसपास का इंसिडेंट है। मोटरसाइकिल पे थे ये जो हमारे डिसीज़ हैं और यहीं के लोकल रहने वाले हैं। 3 भाई हैं ये लोग। पहले से डेयरी का काम करते थे। इन्होंने कुछ दिन पहले अपना एक गोवा बार के नाम से रेस्टोरेंट यहाँ बगल में ही खुला हुआ है। तो बता रहे वो रेस्टोरेंट वगैरह बंद करके ही वॉज कमिंग बैक एंड इट सीम्स कि यहाँ पे रुक के कुछ लोगों से उन्होंने बात किया एंड देन समथिंग हैपेंड और ही वॉज शॉट एंड ही सस्टेन्ड इंजरीज। तो उनको जगप्रवेश चंद्र हॉस्पिटल लेके गए थे, वहाँ पे ही वॉज ब्रॉट डेड। तो अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इनका बैकग्राउंड थोड़ा हमने पता करने की कोशिश किया है। तो बाकी भाइयों से थोड़ा अलग रहते हैं ये और 2010 का एक मर्डर का केस भी इनके ऊपर था। अभी इन्वेस्टिगेट करते हैं एग्जैक्टली क्या रीज़न रहा होगा, पर अभी मोटा मोटा ये पता लगा कुछ दिन पहले शायद कुछ झगड़ा हुआ था कुछ लोगों के साथ में। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल इस वक्त ईडी की रिमांड में है। अभी केजरीवाल ईडी की कस्टडी से सरकार चला रहे हैं, लेकिन जेल में जाने के बाद कैदी को जेल के नियमों का पालन करना पड़ता है। ऐसे में सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलानी चाहिए या नहीं, इस मुद्दे को लेकर सीसीएन की टीम ने पूर्वी दिल्ली की जनता से बात की तो लोगों की मिली जुली राय सामने आई। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार जेल से नहीं चल सकती क्योंकि वहां पर कैदी होते हैं, इससे जेल प्रशासन प्रभावित हो सकता है। वहीं एक व्यक्ति ने अपने बयान में कहा कि अगर मैं भी दोषी हूं तो मुझे भी जेल जाना पड़ेगा और मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन आज केजरीवाल जो ये कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा और जेल से सरकार चलाऊंगा, ऐसे में ये एक चुनौतीपूर्ण है। पूर्वी दिल्ली की गीता कॉलोनी और राजगढ़ कॉलोनी की जनता का कहना है कि आज तक हमें कभी नहीं सुना कि जेल से सरकार चली और ना ही ये हो सकता है और ना ही ये होना चाहिए। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि केजरीवाल सरकार पूरी तरह से जेल के अंदर से सरकार चलाने में सक्षम है और उन्हें जेल के अंदर से ही सरकार चलानी चाहिए या फिर अपनी पत्नी को सत्ता का अधिकारी बनाकर सरकार चला सकते हैं।
देखिए, अगर कानून के मुताबिक देखा जाए तो बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए, उनको इस्तीफ़ा देना ही पड़ेगा। लालू प्रसाद यादव जी जब गए थे चारा घोटाला के अंदर तो उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया था। जयललिता जी का भी देख रहे हैं कि इस्तीफ़ा देकर ही गए थे। और अगर वो जो ये इस तरह की रणनीति रच रहे हैं कि मैं जेल में रहकर सत्ता चला लूँगा, तो ये साफ दिल्ली वालों को नज़र आ रहा है कि वो किस तरह से लालच में लिप्त हैं, अपनी कुर्सी का उनको किस तरह लालच समाया हुआ है। नहीं, उन्हें बिल्कुल भी सरकार नहीं चलानी चाहिए, ये गलत है। और वो भोली भाली जनता को, हमारी को बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे हैं और जनता को शराब के उसमें नशे में डाल रहे हैं और इनका लोगों का परिवार बेकार कर रहे हैं। कोई नहीं डालते, ऐसे इन्होंने पंजाब में भी वादे करे हैं, यहाँ पर भी करते हैं और किसी के अकाउंट में कोई पैसा नहीं आता, सिर्फ वोट बटोरने के लिए। और हमारी जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो उन्हें वोट नहीं देगी और उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। तो ये कहते हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। अरे क्राइम आपने किया है या नहीं किया वो बाद का विषय है, लेकिन आप जेल तो गए, कभी जेल में से तो बाहर हो नहीं। आपको 4 दिन 5 दिन जेल में हो चुके हैं अब तक, और उसके बाद भी आप ये कह रहे हो हम जेल से सरकार चलाएंगे। तो भाई नियम आपके लिए अलग क्यों बने? नियम तो नहीं बनना चाहिए आपके लिए अलग, सबके लिए एक जैसा नियम होना चाहिए। बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए। ये क्या तरीका है? जेल में बैठ के सरकारें चलती है? सरकार तो जो चलती है लोगों के बीच में, और मीटिंगें अटेंड करो, रैली अटेंड करो, फंक्शन अटेंड करो। जेल से कैसे हो जाएगा? जो आपसे मिलना चाहे, जो आप मीटिंग करोगे, जो आपके अधिकारी जेल में आया करेंगे मीटिंग करने, जो आप बाहर आओगे। तो मुझे नहीं लगता कि जेल से सरकार चल सकती है, क्योंकि जो सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, उनकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, लाइक फाइल्स साइन करना, बहुत सारी मीटिंग्स करना, प्रोजेक्ट पे वर्क करना। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं कि जिसकी वजह से पॉसिबिलिटीज़ नहीं लगती हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए वहाँ पे जाके उनसे साइन वाइन कराएं, तो देखिए जेल में जो कैदी हैं उनकी सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा। दिल्ली भारत की राजधानी है और इसको जेल से चलाना, वो भी एक भ्रष्टाचारी सीएम जो जेल में है और वो वहीं से दिल्ली की सरकार को चलाना चाहते हैं, ये दिल्ली की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। आपने जो किया वो दिल्ली की जनता के सामने आ चुका है केजरीवाल जी। अब दिल्ली की जनता इंसाफ चाहती है। देखो जी, जेल से सरकार कभी भी नहीं ना चल सकती है और ना चलानी चाहिए। और केजरीवाल जी तो वैसे भी झूठे आदमी हैं। शुरू से जब ये आए थे तो उससे पहले की भी आप अन्ना हजारे के साथ इनकी मीटिंग वगैरह देख लो कि इन्होंने जो वायदे किए थे वो सब बिल्कुल इन्होंने कोई भी पूरा इन्होंने वायदा नहीं किया अपना। भाई कोई भी मंत्री हमारा अगर भ्रष्टाचार में शामिल हो गया तो हम उसका इस्तीफ़ा ले लेंगे, उसको अलग से निकाल देंगे। ये सारी बातें आज भी टीवी के अंदर हम लोग देखते हैं कि सब आ रही हैं। जेल से सरकार कैसे चलाएंगे? वो तो जेल में बैठे हैं। ये तो पब्लिक में जाके और पब्लिक में जाके ही सरकार चलानी चाहिए। अब वो तो ईडी ने उन्हें 20 नोटिस, 20 ईडी के पास 20 सबूत हैं, तो जेल से कैसे सरकार चला सकते हैं? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। ये बातें तो बड़ी बड़ी करता है। जब आया था तो मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, और करता सब उल्टे काम है उसके। शराब के ठेके नहीं खोलूँगा, मैं स्कूल खोलूँगा, स्कूल नहीं खोले, ठेके खोल दिए। ठेके खोलते ही ऐसी पॉलिसी बनाई कि 5 महीने के अंदर उसी पॉलिसी को इसको विड्रॉल करना पड़ा, और उसमें भी इतना बड़ा झोल गया जिसके मनीष सिसोदिया, इसके जो है सत्येंद्र जैन और सारे जो है लोग। अब देखिए, जेल से सरकार, ये भ्रष्ट आदमी है, ये करने को कुछ भी कर सकते हैं। इनके भ्रष्टाचार का जो लेवल है ना, वो सारे लेवल पार कर चुका है, क्योंकि इसने कांग्रेस का पतन करके अपनी सरकार बनाई थी और आज कांग्रेस के साथ ही गठबंधन करके दोबारा से, जो स्टार्टिंग में हम सुनते थे 2014 में, 2015 में, 2016 में कि कांग्रेस के साथ बीजेपी मिली हुई है, बीजेपी का पार्ट है आम आदमी पार्टी, बीजेपी का पार्ट है कांग्रेस, ये इस तरीके से गोलमोल करके इनने सरकार बनाई। और आज सारी दिल्ली को, सारे हिंदुस्तान को ये पता चल गया है कि ये पार्ट ऑफ कांग्रेस है, जिनने देश का, दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। नहीं चलनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चलनी चाहिए। ये कौन सा रूल है कि भी वहाँ जेल से सरकार चले? कानून कोई चीज़ होती है कि एक तो इतना गबन कर रहे हो, ऐसे तो कोई भी चोर उचक्का उठ के जो है जेल से सरकार चला देगा, कहीं से भी चलाने शुरू कर देगा। ये कौन सा तरीका? उसको खुद ही नैतिकता के नाते ही उसको पहले ही देना चाहिए। और सबसे पहले जब वो आए थे, क्या बोल के आए थे कि हम लोग बड़े ईमानदार पार्टी हैं, हम लोग ऐसे हैं, ईमानदारी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। कौन सी ईमानदारी? नहीं, वास्तविक रूप से तो उन्हें केजरीवाल जी को अपने जेल के अंदर से ही सरकार चलानी चाहिए, या वो अपनी वाइफ को दे सकते हैं, ये उनकी स्वयं इच्छा है। किंतु
पार्टी वास्तव में मेन कारण है, पार्टी के साथ तालमेल मिलकर के वो अंदर से, जेल के अंदर से भी सरकार चलाने के हकदार हैं, वो सक्षम है, काबिल हैं। वो किसी प्रकार से ऐसे नहीं है कि कहीं हार मानने वाले हैं, क्योंकि वो किसी तरह का उन्होंने कोई घोटाला ही नहीं किया है। केजरीवाल जी जहाँ मर्जी से सरकार चलाएं, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और केजरीवाल से अच्छी कोई सरकार हो ही नहीं सकती। मोदी सरकार ये चाहती है कि वैसे तो दिल्ली में केजरीवाल का ही सरकार है, और उससे कैसे छीनी जाए उनकी सरकार, तो तरह तरह के आरोप लगा करके उनसे उनकी सरकार छीनना चाहते हैं। यूँ तो संविधान में इस पर कोई रोक नहीं है, लेकिन एथिकली दिस इज नॉट करेक्ट। आप जेल से सरकार चलाने का मतलब है आपको अपनी टीम में कोई ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आता, जो भी 60-65 विधायक इनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नजर नहीं आता जो आपकी एब्सेंस में लीड कर सके, और आप किसी आंदोलन की वजह से जेल में नहीं है। केजरीवाल जी एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग के तहत जेल में हैं, उन पर बहुत सीरियस चार्जेज हैं, और कोर्ट ने उनको ना तो एडवांस में इंटरिम बेल दी है, ना ही उनको पहले से कोई जमानत दी है। ऐसे में ना वो किसी से मिल सकते हैं, ना वो किसी से बात कर सकते हैं, ना कोई फाइल पर साइन कर सकते हैं। ऐसे में उनसे कोई जब मिल नहीं सकता, वो फोन पे बात नहीं कर सकते, ऐसे ना वो कैबिनेट की मीटिंग करेंगे। तो उनको एथिकली सरकार नहीं चलानी चाहिए। उत्तरी पूर्वी दिल्ली से खादी को दागदार करने का मामला सामने आया है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने अपराध पर अंकुश लगाने के लिए हर जिले में एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड यानी AATS की टीम का गठन किया है। ज्योतिनगर थाने में इनका कार्यालय है। ज्योतिनगर थाने की AATS टीम पर आरोप है कि उन्होंने एक पार्टी डीलर को झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 7 लाख रुपए, मोबाइल और कीमती सामान हड़पा था, लेकिन मालखाने में सिर्फ एक मोबाइल फोन ही जमा बताया गया है। वो मोबाइल फोन भी खो गया है। टीम पर गोंडा निवासी राजकुमार उर्फ मीना की शिकायत पर ज्योतिनगर थाना ने 10 पुलिसकर्मियों पर अपराध की जानकारी छुपाने और सरकारी कर्मचारियों द्वारा विश्वासघात करने की धारा में FIR दर्ज की है। इस मामले में अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सरकार हर बार ये दावा करती है कि दिल्ली की सड़कों में सुधार किया जा रहा है, उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन पूर्वी दिल्ली की हालात इतनी खराब है कि यहाँ लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है। ये सड़कें चाहे दिल्ली के ऋषभ विहार की हो या हेडगवार हॉस्पिटल के साथ की रोड हो, जहाँ से रोजाना कई मरीज गुजरते हैं। इतना ही नहीं, करकटमग की सड़क की हालत तो इतनी खस्ता है कि यहाँ लोगों का चलना मुश्किल हो जाता है। इन सड़कों पर लोगों को जगह जगह गड्ढों से सामना करना पड़ता है। पूर्वी दिल्ली में कई ऐसे सड़कें भी हैं जो सालों से टूटी हुई हैं, पर उनकी मरम्मत नहीं की गई। वहीं कुछ सड़कों का हाल ये है कि मरम्मत होने के बाद भी सड़कें बहुत जल्द खराब हो गई। राहगीरों का कहना है कि पूर्वी दिल्ली की कई सड़कों की हालत काफी खराब है, जिसकी वजह से आए दिन लोग चोटिल होते हैं। पूर्वी विभाग को सड़कें बनाने और रिपेयरिंग के लिए अच्छी क्वालिटी का सामान का इस्तेमाल करना चाहिए। मैडम ऐसा है, एक्चुअली जो सड़कें निर्माणाधीन के वजह से और बजट के हिसाब से जो कहते हैं ये लोग कि भाई हमारी सड़कें बिल्कुल पूरी तरीके से दिल्ली में मजबूत है, तो उसके बहुत सारे मैं उदाहरण है। जैसे अभी आप इस रोड पे खड़े हैं तो उस पर आपको काफ़ी सारे गड्ढे दिखाई देंगे, काफ़ी सारी जगह सड़कें टूटी भी दिखाई देंगी। और सड़कों का यह आलम है दिल्ली के अंदर, जो कॉलोनीज़ हैं, कॉलोनीज में इतनी सड़कें टूटी हुई हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। तब कि इनसे कंफर्मेशन ली जाती है कि हमारे यहाँ सड़कें दिल्ली की बढ़िया सड़कें चल रही हैं, मगर ऐसा नहीं है मैडम। बिल्कुल होते हैं मैडम, जब रोड आपके ठीक नहीं होंगे तो रोड के ऊपर एक्सीडेंट होना वाजिब है। और जो सड़कें आपको यकीन नहीं होगा, 2-2, 3-3, 4-4 इंच के गड्ढे जो होते हैं, जो मेन वजह बनते हैं एक्सीडेंट की, वो होते हैं एक्सीडेंट। मगर जो प्रशासन है, प्रशासन अपनी मुस्तैदी, अपनी पीठ अपने आप थपथपाता है। वो ये कहता है कि हमारी सड़कें पूरी तरीके से मजबूत हैं और अच्छी हैं, मगर आप दिल्ली के जो कच्ची कॉलोनी इनको कहते हैं ना, उनमें आप जाके देखोगे तो रोड के हालात आपको खुद रूबरू हो जाएंगे। देखिए सड़कें तो आप देख सकते हैं, हम अभी आए हैं यहाँ पूर्वी दिल्ली में, तो हमने जगह जगह देखा बहुत गड्ढे हैं, और उन गड्ढों की वजह से हमने देखा अभी पीछे एक हादसा भी हुआ। एक महिला थी जो स्कूटी पे सवार थी अपने बच्चे के साथ, उसका हस्बैंड जो है स्कूटी चला रहा था, तो पीछे गड्ढे की वजह से वो थोड़ा अनबैलेंस हुए, लेकिन गिरते गिरते बच गए। तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। जो पुलिया टूटी पड़ी है वो पुलिया टूटी पड़ी है, नाली टूटी पड़ी है, नाली टूटी पड़ी है। सड़क के बीच में अगर कोई गड्ढा हो चुका है, टूट रहा है, तो उस पर कोई ध्यान नहीं। फुटपाथों के कोने टूटे हुए हैं, तो कुछ चीज़ें टूटी हुई हैं। ये दुख का विषय है। ये शादरे का ही नहीं है, पूरी दिल्ली का आलम है। हम ये कहेंगे शादरे का ही है, या हमारे विश्वासनगर क्षेत्र का, ये पूरी दिल्ली का यही आलम है। हमारे स्ट्रिक्टली हमारे ऑफिसरों को काम करना चाहिए, और छोटी मोटी समस्याओं को तो नेताओं और विधायकों तक जाना भी नहीं चाहिए, पार्षदों तक भी। ये तो हमारे ऑफिसर वर्ग को कर देना चाहिए। तो ये दुख की बात है
कि रिपेयरिंग का काम तेजी से नहीं करते हैं। सीबीएसई की परीक्षाओं में जहां एक तरफ कॉमर्स स्ट्रीम के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ बाकी स्ट्रीम के एग्जाम अभी भी जारी हैं। आज 12वीं क्लास के स्टूडेंट का आर्ट स्ट्रीम की हिस्ट्री का एग्जाम था, जिसमें काफी कम संख्या में स्टूडेंट नजर आए। वही स्टूडेंट्स ने बताया कि बाकी एग्जाम की तरह ये एग्जाम भी काफी आसान रहा, लेकिन हिस्ट्री के एग्जाम होने की वजह से ये काफी लेंथी था, जिसमें काफी कुछ लिखना पड़ा। हालांकि पेपर आसान होने की वजह से उन्हें काफी राहत भी मिली। वहीं बच्चों ने एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने की उम्मीद जताई है। नहीं, कुछ खास वैसा नहीं था। अगर आपने सपोर्ट कंप्लीट किया है और साथ साथ आपने PYQ किया है तो आपका बहुत आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर लेंथी ज़्यादा नहीं था, बड़ी था कि थोड़ा वेटेज थोड़ा ज़्यादा था, इससे थोड़ा डर रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं था, सारे बुक से ही आए थे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं था। फुल आने की उम्मीद है, अच्छे परसेंटेज आने की उम्मीद तो है हिस्ट्री में। वो MCQ थे, वो तो बहुत ईजी थे और जो था सारा पढ़ा हुआ ही आया था, और ऑप्शनल में थे तो बढ़िया थे। हाँ लेंथी था ना, बहुत लेंथी था पर ईजी था। नहीं, एक भी नहीं, टोटल कर दिए सारे। 70-80 में से हाँ आ जाएंगे पक्का। हिस्ट्री का था और थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अच्छा गया। नहीं, लेंथी नहीं था, टाइम से काफ़ी पहले हो गया। ट्रिकी तो नहीं था, मतलब ओवरऑल इजी था, पर वही है कि थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था, तो उस हिसाब से। करकड़मा कोर्ट में केजरीवाल के समर्थन में वकीलों ने धरना प्रदर्शन किया था, जहां वकीलों ने जमकर मैं भी केजरीवाल के नारे लगाए थे, जिसके बाद अब बार काउंसिल ने वकीलों से कहा है कि वो सभी केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध से दूर रहे। इसको लेकर जब हमारे संवाददाता ने विरोध कर रहे वकीलों से बात की तो उनका कहना था कि हम इससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि किसी ने हमारे लिए सोचा है तो वो केजरीवाल है, और वकीलों के लिए मेडिकल प्लान, टर्न प्लान और इलेक्ट्रिसिटी बिल कम करा है। जो हमारे लिए काम करेगा हम उसके लिए हमेशा खड़े रहेंगे, और वकील भाई उनका साथ देंगे। हमें प्रोटेस्ट करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं और ये हमारा राइट है। हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रोटेस्ट करेंगे। ये शांतिपूर्वक हो रहा है और वकीलों को पूरा राइट है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का, और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल सही है। ये हमारा राइट है, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और केजरीवाल ने जो किया है वकीलों के लिए उसे हम भुला नहीं सकते। किसी सरकार ने ऐसा इससे पहले कभी सोचा नहीं, और मुझे नहीं लगता कि आगे भी सोचेगा। इसलिए केजरीवाल को फंसाया जा रहा है, ED CBI का ये गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जितने भी हमारे बड़े बड़े लीडर्स हैं उनका पूरा तहे दिल से सम्मान है, लेकिन आपस में वकीलों का भाईचारा ख़राब करने के लिए कि आप किसी पर्टिकुलर पार्टी को, केजरीवाल जी को सपोर्ट ना करो या कांग्रेस गवर्नमेंट को ना करो या उसमें ना जाएं, तो सबके अपने अपने व्यक्तिगत मामले हैं। और इसमें ये कहना कि आप केजरीवाल के सपोर्ट में ना हो तो ये एक बहुत गलत चीज़ है। मैं इसके ऊपर इस चीज़ की कड़ी निंदा करता हूं। सदैव साथ फाउंडेशन एवं गोयल हॉस्पिटल यूरोलॉजी सेंटर द्वारा मुफ्त चिकित्सा एवं गर्भावस्था पूर्व शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में निःशुल्क सुविधाएं और फ्री परामर्श दिया गया। साथ ही गुर्दा रोग, जनरल फिजिशियन और हड्डी रोग विशेषज्ञ भी मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने शिविर में पहुंचकर इसका लाभ उठाया। आपको बता दें कि जांच के बाद निःशुल्क दवाइयां भी दी गई थी। देखिए, हेल्थ चेकअप में एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कर रहे हैं हम, जिसमें कि बच्चे हों या बुज़ुर्ग हों, सबका हीमोग्लोबिन चेक करना है, उनका लिपिड प्रोफाइल करना है, थायराइड टेस्ट करना है, शुगर करना है, और बच्चों का खास तौर से हीमोग्लोबिन टेस्ट करना है। ये तो हो गया बच्चों का, बुज़ुर्ग का। और सबसे बड़ी बात है कि हम आज यहाँ एंटीनेटल चेकअप के सारे टेस्ट और चिकित्सकीय परामर्श फ्री कर रहे हैं। जो हमारी लेडी डॉक्टर है उनको एंटीनेटल पेशेंट जितने प्रेगनेंसी है उनको देखेंगे, और उसके बाद उनके जो एंटीनेटल चेकअप होते हैं पूरे, चाहे वो TSH हो, वायरल मार्कर्स हो, HbA1c हो, HbSAg हो, HIV टेस्ट हो, CBC हो, ब्लड शुगर हो, ये सारे के सारे टेस्ट हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। आने वाले समय में और भी ऐसे कई जगह कैंप लगाएंगे। हम RW की तरफ से इनको और गुजारिश करेंगे आगे भी कैंप लगाएं। नहीं, अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार से एक गाइड करती है, जिस प्रकार से भी हम लोग समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकें, वो सारे काम हम लोग करते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत तमाम पाठ्यक्रमों में काफी बदलाव किया गया था। इन बदलावों के बाद से विद्या भारती द्वारा संचालित स्कूलों में भी ये प्रावधान को समय के साथ लागू किया जा रहा है। इसी के तहत पूर्वी दिल्ली की आर्य गीता विद्यालय शंकर नगर में वीरवार को विद्या भारती के अधिकारियों के साथ समाज एवं स्कूल स्टाफ गेट टुगेदर हुआ और नई शिक्षा नीति के तहत सिलेबस को लेकर बातचीत हुई। इसी बारे में जब हमारे संवाददाता ने स्कूल प्रशासन से बात की तो उन्होंने बताया कि जो सिलेबस बच्चों को 11वीं और 12वीं क्लास में पढ़ाया जाता था उसे अब कक्षा 3री और 6ठी तक के सिलेबस में पढ़ाया जाएगा। शिक्षा नीति जो नए सत्र शुरू हो रहा है, जो आज हमारे संगठन के आ रहे हैं माननीय विजय कुमार नड्डा जी उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री और मुख्य अतिथि देशराज उत्तर क्षेत्र के,
उन्होंने एक शिक्षा नीति नहीं बनाई है। जो शिक्षा के अंदर परिवर्तन करना है वो आज उसका यहाँ डिस्कशन होगा। तो जितने भी विद्यालय हमारे हिंदू शिक्षा समिति के अंदर में आते हैं उन सब के आचार्यगण यहाँ आए हुए हैं और इसी में डिस्कशन होना है। जो उन्होंने नीति तय की है उसका आज स्पष्टीकरण करेंगे कि आज हमने अपने नए सत्र में क्या चेंजेस करनी है, तो पता लगेगा आने वाले समय में। शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत समाज और समाज के साथ में सामुदायिक रूप से विद्यालय के हित में किस प्रकार समाज को जोड़ करके हम आगे बढ़ें, उसमें समाज की क्या भूमिका होनी चाहिए और समुदाय किस प्रकार से विद्यालय में छात्रों के विकास हेतु अपना सहयोग दे सकते हैं। जो नई शिक्षा नीति 2020 में लागू की गई, इसके विषय में हमें अपने बच्चों को और समाज को ये जागृत करना है कि जो बच्चे के बेटरमेंट के लिए जो बहुत अच्छा कार्यक्रम इसमें रखा गया वो सभी शिक्षा नीति में है और हमें अपने बच्चों को इसके आधार पर एडमिशन्स और सभी को करिकुलर एक्टिविटीज़, गेम्स आदि सब इसमें समाहित हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव के कारण इस वर्ष कक्षा तीसरी और कक्षा छठी की पुस्तकों में बदलाव होने जा रहा है, ऐसी जानकारी CBSE द्वारा दी जा रही है। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। बने रहिए CCN लाइव के साथ।